हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर का तीसरा लेक्चर ले रहा हूं। पहला लेक्चर में मैंने मेमोरी यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें मैं कुछ पार्ट पढ़ा दिया था। एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूं। मैं पिछले बताया था कि मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है। तो जो है टेम्प्रोरी होता है और स्टोरेज जो है परमानेंट होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि टाइप ऑफ मेमोरी कितने होते हैं। तो एक होता है इंटरनल मेमोरी, एक होता है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, आईएस मेमोरी बोलते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी और हेल्पिंग मेमोरी बोलते हैं। दो और तरह के मेमोरी होते हैं जिसे हम लोग कैशे मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। तो टोटल 4 तरह का मेमोरी होता है, लेकिन मेनली जो है 2 ही प्रकार का होता है मेमोरी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। उसके बाद मैंने बताया था दोस्तों, जो इंटरनल मेमोरी है वो 2 प्रकार का होता है, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल जो होता है पावर गोन डाटा लॉस, मतलब पावर अगर चला जाता है तो डाटा इसमें लॉस्ट हो जाता है। ये टेम्प्रोरी टाइप का होता है, टेम्प्रोरी। और ये जो है दोस्तों नॉन वोलेटाइल जो है परमानेंट है, इसमें डाटा से इससे पावर से मतलब नहीं है, ये परमानेंट इसमें ये मेमोरी होता है। और दोस्तों उसके बाद मैंने बताया था वोलेटाइल का जो एग्जांपल है रैम है, और नॉन वोलेटाइल का रोम है। रैम जो है दोस्तों, रैम भी आपका 2 तरह का होता है, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। एस स्टैटिक्स रैम होगा और डी से डायनेमिक रैम हो गया। और ये डी रैम है दोस्तों, ये भी 2 तरह का होता है, एस डी रैम और आर एस डी आर एम। ये एस दोस्तों, एस का मतलब है सिंक्रोनस, याद रखिएगा। और ये जो आर है, आर का मतलब होता है रैम्बस। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका जो दोस्तों फुल फॉर्म होता है रैम्बस सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैं आगे सब लिखवाऊंगा, करवाऊंगा। उसके बाद मैंने बताया था रोम जो है, रोम 4 प्रकार का होता है, एक एम रोम, पी रोम, ईप रोम एंड डबल ईपी रोम होता है। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि एक्सटर्नल मेमोरी जो है 2 तरह का होता है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होता है, एक डायरेक्ट और जंप एक्सेस मेमोरी होता है। इसी को डायरेक्ट या तो जंप मेमोरी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी 2 टाइप का होता है, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होता है डायरेक्ट या जंप एक्सेस मेमोरी। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, इसका एग्जांपल पूछा जाता है, मैग्नेटिक टेप इसका एग्जांपल है। और डायरेक्ट या जंप एक्सेस मेमोरी 3 तरह का होता है, एक मैग्नेटिक मेमोरी होता है, या तो इलेक्ट्रिकल मेमोरी या तो ऑप्टिकल। यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल को फ्लैश मेमोरी से भी हम लोग जानते हैं, और ऑप्टिकल को लेज़र मेमोरी से भी जानते हैं। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल को फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और ऑप्टिकल को लेज़र मेमोरी के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है आप देख लीजिए, मैग्नेटिक का एक जो एग्जांपल है एचडीडी है, एफडीडी है, मैग्नेटिक टेप है। यहाँ पर दोस्तों मैग्नेटिक टेप इसलिए है क्योंकि इसमें मैग्नेट का यूज होता है, इसलिए इस एग्जांपल में इसका दिया हूँ। अगर आपसे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का एग्जांपल पूछा जाएगा तो आपका मैग्नेटिक टेप ही होगा। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जो एग्जांपल है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, यूएसबी, ये एग्जांपल है। फिर लेजर और ऑप्टिकल मेमोरी है, जो सीडी रैम है, सीडी आर है, आर से रिकॉर्डेबल हो गया, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। उसके बाद डीवीडी, बीआरडी, एसबीडी। यहाँ दोस्तों मैंने बताया था कि मैग्नेटिक जो मेमोरी है उसमें मैग्नेट का यूज होता है। ऑप्टिक्स जो मेमोरी है, ऑप्टिक्स और लेजर मेमोरी, उसमें लाइट का यूज होता है। और इलेक्ट्रिकल मेमोरी है या फ्लैश मेमोरी, इलेक्ट्रिकल को हम लोग फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, इसमें जो है बिजली का यूज होता है। उसके बाद मैंने दोस्तों बताया था कि मेमोरी जो है बहुत सारा सेल से बना होता है। ये मेमोरी है बहुत सारा इसमें सेल से बना होता है, और इसको जो है एक सेल को हम लोग मेमोरी सेल बोलते हैं, ये मैंने बताया था। और दोस्तों हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है, जैसे ये एक मेमोरी का सेल है, इसका सबका अपना अपना एड्रेस है। मतलब ये यहाँ पर इसका घर है तो ये यहीं पर रहेगा, इसका एक एड्रेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल एड्रेस बोलते हैं। ये दोस्तों मैं पिछले क्लास में बताना भूल गया था, एक सेल एड्रेस सबका अपना यूनिक एड्रेस होता है, और उसे सेल एड्रेस बोलते हैं, उसे सेल एड्रेस बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि मेमोरी में 2 तरह का ऑपरेशन होता है, एक रीड ऑपरेशन होता है, एक राइट ऑपरेशन होता है। पूछेगा कि मेमोरी में कितने प्रकार का ऑपरेशन होता है, तो आपको आंसर देना है 2 प्रकार का होता है, रीड और राइट। राइट दोस्तों, हम अगर मेमोरी में कुछ डालते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग राइट बोलते हैं। और अगर उस मेमोरी से अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ भी हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम रीड बोलते हैं। बस इसी को रीड और राइट बोला जाता है। तो मेमोरी में 2 तरह का ऑपरेशन होता है, रीड और राइट होता है। अपना क्लास स्टार्ट करेंगे और इत्मीनान से आराम से पढ़ेंगे। वो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बताया क्योंकि मैं रिकैप कर रहा था, आप लोग को याद दिला रहा था कि हम लोग मेमोरी में क्या पढ़े हैं, क्योंकि मेमोरी का ही आज नेक्स्ट पार्ट है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों मैं 5 मिनट के अंदर सारा आपको पिछला मेमोरी का जो है रिवाइज करवा दिया, और आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। आज जो है हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों एक्सटर्नल मेमोरी जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होता है डायरेक्ट या जंप एक्सेस मेमोरी। इसी को हम लोग या तो डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी बोलते हैं या तो जंप एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और इसका
ये दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी मैं रिकैप कर दिया हूँ। तो एक्सटर्नल मेमोरी जो है 2 टाइप का होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होता है डायरेक्ट या जंप एक्सेस मेमोरी। आप दोस्तों यहाँ डायग्राम से समझिए, यहाँ पर 5 फाइल है ABCDE, 5 तरह का फाइल है और यूजर जो है, यूजर इसे यूज करना चाहता है और वो चाहता है कि डी फाइल को यूज करे। तो दोस्तों इसे जो है सीक्वेंस, यहाँ पर आप नाम से समझिए, सीक्वेंस मतलब क्रम होता है। यहाँ पर बारीकी से मैंने हिंदी भी लिख दिया है। सीक्वेंस मतलब क्रम होता है। तो क्रम मतलब जब उसको डी को यूज करना है तो पहले वो ए के पास जाएगा, फिर बी के पास जाएगा, फिर सी के पास जाएगा, उसके बाद वो दोस्तों डी के पास जाएगा। मतलब इसको सीक्वेंस से चलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों डी को एक्सेस करने के लिए हमें सीक्वेंस मतलब क्रम में जाना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो इसमें दोस्तों हम लोग सीक्वेंस से जाएंगे तो हम लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में टाइम ज़्यादा लगता है। और दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में ऐसा नहीं है। अगर हमें ये डी फाइल के पास जाना है तो डायरेक्ट यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दोस्तों प्राइवेसी भी ब्रेक होता है। तो दोस्तों यहाँ प्राइवेसी नहीं रहता है और यहाँ प्राइवेसी भी रहता है। और यहाँ दोस्तों अगर हमें डी फाइल के पास जाना है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, इसलिए इसे डायरेक्ट एंड जंप एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। अगर हमें डी को एक्सेस करना है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ जाकर एक्सेस कर सकते हैं, ABC के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जिस कारण से ये फास्ट हो जाता है। आपको डायरेक्ट जाइएगा तो ऑलरेडी फास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, डायरेक्ट या जंप एक्सेस मेमोरी जो है फास्ट मेमोरी होता है और इसमें दोस्तों स्लो होता है, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और दोस्तों इसमें फास्ट होने की वजह से अभी हम लोग जो यूज करते हैं इसी मेमोरी का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को अच्छे से समझिए। जैसे यहाँ पर मॉनिटर है, यहाँ पर CPU है, यहाँ रैम है, यहाँ हार्ड डिस्क है। अब हमें कुछ एक्सेस करना है हार्ड डिस्क से, तो पहले हार्ड डिस्क से रैम में जाता है, रैम में जाने के बाद CPU में जाता है और CPU जो है मॉनिटर पे शो करता है। हमें कुछ भी एक्सेस करना है तो इतना प्रक्रिया यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। टाइम यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, उसके बाद मॉनिटर पे आता है। CPU जो है मॉनिटर पे दिखाता है। तो यहाँ से इस हार्ड डिस्क से हमें जाने में मॉनिटर में टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है। तो क्या होता है कि ये CPU रैम के बीच में एक मेमोरी, कैसे मेमोरी उसे बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक फ़ोल्डर बना लेता है शॉर्टकट के रूप में। यहाँ से एक कॉपी, यहाँ का जो हार्ड डिस्क में जो भी मेरा चीज़ है, जो भी मेरा फाइल है, उसका फाइल यहाँ कॉपी हो जाता है, कॉपी बना लेता है जिसे कैसे मेमोरी में। और उसके बाद जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है कुछ प्ले करने का, चाहे कुछ फाइल निकालने का, तो डायरेक्ट हमें ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट कैसे मेमोरी से CPU में जाता है और हमें मॉनिटर के पास वो शो हो जाता है। यहाँ पर कैसे मेमोरी के आने से आप देख रहे हैं कि हमें जो एक्सेस करने का टाइम है, जो भी फाइल या जो भी सॉन्ग्स वगैरह सुनना है, चाहे कुछ ऑडियो है, जो भी एक्सेस करने का टाइम है वो टाइम घट गया। कैसे मेमोरी जो है, कैसे मेमोरी क्या वर्क कर रहा है, ये जो हार्ड डिस्क से जो फाइल रैम तक आ रहा है और उसे जो है कॉपी करके कैसे मेमोरी में एक कॉपी बना ले रहा है, ताकि जब भी मुझे यूज़र को जब भी ज़रूरत पड़े किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस है वो उसे ना दोहराना पड़े। डायरेक्ट यहाँ से फाइल CPU में जाएगा और उसे वहाँ पर मॉनिटर पे आएगा, वो एक्सेस कर सकता है, जिस कारण से टाइम बहुत कम हो जाएगा इस प्रक्रिया में। तो यहाँ पर से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि आप दीजिए, तो आप देखिए कि ये जो पूछा जाता है कि कैसे मेमोरी जो है, कैसे मेमोरी किसके बीच में रहता है, तो आप याद रखिएगा कैसे मेमोरी जो है वो CPU और रैम के बीच में होता है। ये आप याद रखिएगा, ये फैक्ट है, मतलब ये यही समझाने के लिए बनाया गया है। तो जो कैसे मेमोरी होता है ये CPU और रैम के बीच में होता है। तो अगर पूछा जाएगा कैसे मेमोरी कहाँ प्रेजेंट होता है, तो CPU और रैम के बीच में होता है। और उसके बाद दोस्तों इसके आने की वजह से क्या होता है कि हमें एक्सेस टाइम जो है वो घट जाता है, मतलब ये जो प्रोसेस हमें करना नहीं पड़ता है, तो एक्सेस टाइम जो है घट जाता है, कंप्यूटर का स्पीड बढ़ जाता है, ये सब होता है। बस यही कैसे मेमोरी से जो भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, आप इतना से समझ गए होंगे, वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए पहला है कैसे मेमोरी प्रेजेंट कहाँ रहता है, CPU रैम के बीच में होता है। कैसे मेमोरी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ये 5-6 क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि पहला है कैसे मेमोरी जो कहाँ प्रेजेंट है, CPU रैम के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कि ये क्या करता है, एक्सेस टाइम को घटा देता है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को स्पीड को ही बढ़ाता है। और इसमें एक पॉइंट और है दोस्तों, इसको पॉइंट बनाई गई, ये जो बना होता है वो सेमी कंडक्टर से बना होता है। कैसे मेमोरी जो है टेम्प्रोरी मेमोरी है,
तो दोस्तों यहाँ एक पॉइंट ये याद रखिएगा, इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज। जो कैशे मेमोरी है उसमें लिमिटेड स्टोरेज होता है और जो रैम से फास्टर होता है कैशे मेमोरी। यहाँ पर दोस्तों कैशे मेमोरी का एक पॉइंट याद रखिएगा, कैशे मेमोरी जो है परफॉर्मेंस जो है उसका डिपेंड करता है हिट एंड रेशियो पे डिपेंड करता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, हिट एंड रेशियो पे डिपेंड करता है कैशे मेमोरी का परफॉर्मेंस। और ये हिट और रेशियो क्या होता है, जैसे सीपीयू, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कैशे मेमोरी यहाँ पर है, अब सीपीयू के कुछ चाहिए यहाँ से, तो यहाँ पर मिला तो ठीक है, हिट किया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मिस हो गया तो हिट। तो वही दोस्तों यहाँ पर हिट रेशियो पर सीपीयू को मिल गया तो हिट हो गया और नहीं तो मिस हो गया। तो यही हिट रेशियो पर डिपेंड करता है सीपीयू का, जो कैशे मेमोरी का जो है परफॉर्मेंस जो है हिट रेशियो पर डिपेंड करता है, यही हिट रेशियो है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं टाइप ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का 3 टाइप होता है, एक L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है। L1 जो होता है दोस्तों सबसे फास्टेस्ट होता है, ये जो है इनबिल्ट होता है सीपीयू में, ये दोस्तों सीपीयू में होता है, इनसाइड सीपीयू। तो जो L1 है ये सीपीयू में होता है, और दोस्तों L2 जो है, L2 और L3 जो सीपीयू रैम के बीच में होता है, ये आप फैक्ट है याद रखिएगा। L2 और L3 जो कैशे मेमोरी होता है वो जो है सीपीयू और रैम के बीच में होता है। और यहाँ L जो है, L का मतलब हुआ लेबल 1, लेबल 2 और लेबल 3। तो L1 जो लेबल 1 है वो सबसे फास्टेस्ट होता है और वो सीपीयू में ही इनसाइड होता है, सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। और ये L2 और L3 जो होता है सीपीयू और रैम के बीच में होता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर का कौन सा होता है, तो आपको आंसर देना है रजिस्टर्ड। अगर पूछा जाए कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कंप्यूटर का कौन सा होता है, तो रजिस्टर जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। बहुत जगह आप देखेंगे कैशे मेमोरी, अगर रजिस्टर्ड ना रहे तो कैशे मेमोरी होगा। अगर वहाँ पर ऑप्शन में रजिस्टर रहेगा तो आपको कैशे मेमोरी नहीं मार्क करके आना है, आपको रजिस्टर्ड होगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ दिया जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, तो आपको लिखना है रजिस्टर, कैशे मेमोरी नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ मेमोरी यूनिट का समझ लीजिए कि मेमोरी जो होता है वो सेट ऑफ रजिस्टर होता है, बहुत सारा रजिस्टर को मिला के एक मेमोरी बनता है। तो मेमोरी यूनिट जो होता है सेट ऑफ रजिस्टर्ड होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद ये रजिस्टर्ड क्या होता है, रजिस्टर बहुत सारा फ्लिप फ्लॉप को मिला के रजिस्टर्ड बनता है, तो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप कॉल्ड रजिस्टर। उसका अब दोस्तों फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो फ्लिप फ्लॉप जो है बहुत सारा लॉजिक गेट को मिला के फ्लिप फ्लॉप बनता है। तो ये आप डायग्राम को याद रखिएगा, मेमोरी यूनिट जो है सेट ऑफ रजिस्टर है और रजिस्टर जो है वो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, और जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट ऑफ लॉजिक गेट है। ये आप डायग्राम को, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अगर पूछ दे कि ये मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्ड और फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट, ये सब क्या है, तो ये सब दोस्तों एक इलेक्ट्रिक का सर्किट है जिसमें फ्लिप फ्लॉप जो है मैक्सिमम जो है 1 बिट स्टोर कर सकता है। फ्लिप फ्लॉप जो मैक्सिमम 1 बिट स्टोर कर सकता है, 0 या 1। अब दोस्तों वर्चुअल मेमोरी पर चलते हैं। मैंने आपको कितने तरह का बताया था, एक इंटरनल मेमोरी बताया था, एक इंटरनल मेमोरी, एक एक्सटर्नल मेमोरी, उसके बाद एक कैशे मेमोरी, और एक बताया था वर्चुअल मेमोरी। ये 4 तरह का मेमोरी मैंने बताया था, जिसमें से बताया था कि मेन मेमोरी जो होता है यही 2 होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, और ये 2 और होता है कैशे मेमोरी और वर्चुअल, जिसमें मैंने ये कैशे का जिक्र कर दिया है, ये मैं बता दिया हूँ, इंटरनल बताया हूँ और एक्सटेंडेड और एक्सटर्नल मेमोरी बताया हूँ मैं। दोस्तों वर्चुअल मेमोरी क्या है उसे समझते हैं। तो आपके कंप्यूटर में 64 GB आपके पास, मतलब 64 GB है, 64 GB में आप जब पार्टीजन करिएगा 16 GB का, तो आपको मिलना चाहिए 64 GB, लेकिन आपको वो नहीं मिल के आपको मान लीजिए 56 मिलता है या तो 58 मिलता है, 2 या 4 GB जो है आपको नहीं मिलता है। तो वही मेमोरी है दोस्तों जो हाइड हो जाता है और वो हार्ड डिस्क का ही पार्ट रहता है, लेकिन वो रिजर्व रहता है। वो जो आपका बच गया 2 से 4 GB, वो आपका रिजर्व रहता है। और वो कब काम आता है, जब आपका रैम फुल हो गया, तो वो जो 8 GB आपका रिजर्व है हार्ड डिस्क का, वो रैम का काम करता है और आपका जो भी कंप्यूटर है चाहे मोबाइल है वो चलता है। कभी कभी देखिए आपका मोबाइल फुल हो गया मेमोरी से, फिर भी आपका मोबाइल चल रहा है, आप गेम खेल रहे हैं वो भी हो रहा है। तो कारण वही रिजर्व मेमोरी जो होता है, जो हार्ड डिस्क का ही पार्ट होता है, वो रैम का फॉर्म ले लेता है, रैम की तरह काम करता है और आपका जो भी कंप्यूटर है चाहे मोबाइल है वो चलता है। तो दोस्तों यही है वर्चुअल मेमोरी। ये जो इमेजिनरी मेमोरी होता है, मतलब आभासी मेमोरी ये है, ये सिर्फ आभास होता है, वास्तविक में ये मेमोरी होता नहीं है, वो हार्ड डिस्क का पार्ट है, रैम की तरह काम करता है। तो दोस्तों तो इसका वर्चुअल मेमोरी पहला पॉइंट है कि यह एक इमेजिनरी मेमोरी होता है। दूसरा पॉइंट है आल्सो कॉल्ड एक्सटेंडेड रैम। तो जब रैम फुल हो जाता है तो रैम की जगह वो काम करता है, एक्सटेंड हो जाता है रैम के फॉर्म में, लेकिन वो एक्चुअली में हार्ड डिस्क का ही वो पार्ट रहता है।
आप यहाँ देखिए इट इज़ यूज्ड व्हेन रैम गेट फुल। तो दोस्तों इट इज़ रिजर्व स्पेस फॉर HD हार्ड डिस्क के लिए कुछ स्पेस जो है रिजर्व करके रखता है। अब दोस्तों चलते हैं इंटरनल मेमोरी की तरफ। इंटरनल मेमोरी दो तरह के होता है दोस्तों, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम जो होता है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम भी तो एक तरह का मेमोरी है, तो वो मेमोरी जो किसी भी सेल को यूज कर लेता है, पार्टिकुलरली फाइल को अगर एक्सेस करना है तो रैंडमली एक्सेस कर लेता है। ये नहीं कि यहाँ से सिक्वेंसली इसको नहीं जाना पड़ता है, सिक्वेंसली रैम को नहीं जाना पड़ता है, वो रैंडमली किसी भी सेल को यूज कर सकता है, इसीलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये मेमोरी सेल है तो रैंडमली किसी भी सेल को यूज कर रहा है, इसका मतलब जब हमें तो सीक्वेंसली जाना नहीं पड़ रहा है, वो तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में टाइम लगता था, लेकिन रैंडम मेमोरी में ये रैंडमली किसी भी सेल को यूज कर रहा है। रैम जो है किसी भी मेमोरी सेल का रैंडमली यूज कर रहा है, मतलब इसको टाइम कम लगेगा। अगर इसको ये सेल यूज करना है तो वहाँ पर जाके यूज कर लेगा, तो इसलिए ये दोस्तों टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इसमें कम लगता है। तो वही पॉइंट है कि रैम का जो फुल फॉर्म है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। और नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल एड्रेस। मतलब जो भी मेमोरी का सेल एड्रेस है, हर मेमोरी का अपना अपना सेल एड्रेस होता है, हर मेमोरी का अपना अपना सेल एड्रेस होता है, और किसी भी मेमोरी के पास तो वो रैंडम जाके यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो जो भी सेल एड्रेस है उसमें वहाँ पर जाने में टाइम कम लगेगा, मतलब टाइम के दोस्तों ये इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन आता है एक्सेस टाइम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेल एड्रेस एंड इट इज़ सेम फॉर ऑल सेल एड्रेस। सभी के लिए सेम है, मतलब जो भी सेल है, जैसे किसी भी पार्टिकुलर सेल पे जाना है रैंडमली तो सभी के पास वो जा सकता है, और सबके पास जो जाने में जो टाइम है वो सब के लिए सेम है। ऐसा नहीं कि अगर हमें इस सेल के पास जाना है तो कुछ और टाइम लगेगा, यहाँ पर जाना है मेमोरी के पास तो कुछ और टाइम लगेगा। तो रैम के साथ ऐसा नहीं है, रैम जो है एक्सेस कर सकता है रैंडमली, किसी भी फाइल को रैंडमली एक्सेस कर सकता है। उसके बाद रैम जो है, रैम में हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। राइट मतलब दोस्तों डाटा स्टोर करना होता है, तो हम रैम से डाटा हम रीड भी कर सकते हैं और डाटा राइट भी कर सकते हैं, मतलब डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। रैम जो है एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है, और रैम जो है दोस्तों सेमीकंडक्टर से बना होता है, और इसे दोस्तों याद रखिएगा वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर या वेटिंग रूम ऑफ प्रोसेसर रैम को ही बोला जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, वेटिंग रूम ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है, तो रैम को बोला जाता है। दोस्तों रैम अब कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का रैम होता है, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस का मतलब डायनेमिक स्टैटिक्स होता है, डी का मतलब डायनेमिक होता है। तो एक होता है स्टैटिक्स रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। और इसमें दोस्तों आप यहाँ पर याद ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स और डायनेमिक में, स्टैटिक्स रैम जो है और डायनेमिक रैम है, स्टैटिक्स में रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है, लेकिन डायनेमिक में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रैम में, एस रैम या डी रैम में किस में रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है, तो एस रैम में रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और डी रैम में डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ता है। और दोस्तों ये जो है एस रैम जो है कॉस्टली होता है, थोड़ा फास्ट होता है, और ये जो है थोड़ा सस्ता होता है और थोड़ा स्लो होता है। और यही कारण है कि हम लोग इसे अभी कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है और थोड़ा फास्ट होता है। तो कॉस्टली होता है, यही कारण से हम लोग इसको यूज करते हैं कंप्यूटर में। दोस्तों डायनेमिक रैम जो है, इससे हर चीज़ में एस रैम अच्छा है, लेकिन एक चीज़ में इसमें जो है डी रैम में हम लोग डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एस रैम में हम लोग डाटा जो है कम स्टोर कर सकते हैं। और ये जो है फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, ये एस रैम में फ्लिप फ्लॉप लगा होता है, और डी रैम में जो है कैपेसिटर लगा होता है। तो ये एस रैम और डी रैम में आप ये 5 बातें आप याद रखिएगा। एक, इस एस रैम को हम रिफ्रेश नहीं करते हैं, कॉस्टली होता है, ये फास्ट होता है। इसको यूज जो करते हैं दोस्तों ATC मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वहाँ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वहाँ हम लोग यूज करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यूज करते हैं। और जो डी रैम है उससे हम लोग कंप्यूटर और लैपटॉप में यूज करते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, और ये जो है कॉस्टली होने के कारण हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये बड़े बड़े जगह यूज होता है। एक पॉइंट है कि रैम जो है एक सर्किट है जो कि बहुत सारा कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है, मिलियन ऑफ कैपेसिटर से मिलकर एक रैम बना होता है। कुछ फुल फॉर्म है दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक होता है SIMM, एक होता है DIMM। तो SIM का फुल फॉर्म जो होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, और DIMM का फुल फॉर्म होता है ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। उसके बाद दोस्तों SDR का जो फुल फॉर्म होता है सिंगल डाटा रेट, और DDR का डबल डाटा रेट। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये 4 आप ध्यान रखिएगा।
रैम में दोस्तों मैंने हम लोग क्या देखे थे, वहाँ रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, मतलब स्टोर भी कर सकते थे और वहाँ से कुछ हम लोग एक्सेस भी कर सकते थे, यूज भी कर सकते थे। इसलिए वहाँ रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होता था। लेकिन रैम में दोस्तों एक ही ऑपरेशन होगा, सिर्फ हम लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, हम लोग राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रैम में क्या था, रैम में हम दोनों ऑपरेशन कर सकते थे, रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे। राइट मतलब कुछ नहीं दोस्तों, हम स्टोर करना, डाटा को स्टोर करना राइट होता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में राइट का मतलब होता है हम कुछ डाटा को वहाँ डाल रहे हैं, कुछ डाटा का स्टोर कर रहे हैं। तो रॉम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन रैम में हम रीड राइट दोनों कर सकते हैं। आपने यहाँ देखा था, यहाँ मैं बताया कि रैम में हम रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं दोनों। लेकिन रोम में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। दोस्तों पहले से प्री प्रोग्राम्ड होता है, कंपनी के द्वारा किया हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग कुछ स्टोर नहीं कर सकते हैं, कुछ डाल नहीं सकते हैं। ये पहले कंपनी के द्वारा ही प्री प्रोग्राम्ड रहता है। और ये दोस्तों सेमीकंडक्टर का बना होता है, रैम भी सेमीकंडक्टर का बना हुआ था। और ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये दोस्तों परमानेंट होता है। जैसे कंपनी एक बार डाल दिया तो वो परमानेंट है, उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये परमानेंट होता है, इसलिए परमानेंट को हम लोग नॉन वोलेटाइल परमानेंट को बोलते हैं। तो उसमें जो है जितना भी इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर का स्टार्ट करने का, सारा चीज़ उसमें पहले से स्टोर रहता है। इट स्टोर ऑल द इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए पहले से उसमें प्रोग्राम किया हुआ रहता है। और दोस्तों ये रैम जो है ऑल्सो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वॉशिंग मशीन में भी प्रेजेंट होता है, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका ईवीएम है दोस्तों, ईवीएम आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ईवीएम में हम किसी पार्टिकुलर जो पार्टी है उसको हम लोग बटन दबाते हैं तो किसी पार्टिकुलर पार्टी को वोट जाता है। तो ये कि पहले से प्रोग्राम किया हुआ रहता है। तो ये जो भी प्रोग्राम होता है वो रोम में होता है, तो वहाँ पर भी रोम का यूज है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बूटिंग क्या होता है। बूटिंग जो होता है दोस्तों कि हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के प्रोसेस को हम लोग बूटिंग को कहते हैं। जब कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जो डाटा है वो हार्ड डिस्क है वहाँ से मेन मेमोरी में आता है, लोड होता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बूटिंग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बायोस क्या होता है, तब ये पहला प्रोग्राम है जो एक्टिवेट होता है कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद, और चेक करता है, खुद चेक करता है कि कंप्यूटर में कुछ भी दिक्कत तो नहीं है। अगर कंप्यूटर में दिक्कत रहता है तो कंप्यूटर वहीं पर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये आपका कंप्यूटर में प्रॉब्लम है। तो ये बायोस हिट करता है, जो पहले हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यही एक्टिवेट होगा और वो पूरा कंप्यूटर को चेक करता है, जो बेसिक चीज़ है। और बायोस का जो फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका जो फंक्शन है ये आप याद रखिएगा, पावर सेल्फ टेस्ट, मतलब पोस्ट है POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब पावर ऑन करेंगे तो वो खुद से टेस्ट करेगा कंप्यूटर को कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों सिमोस बैटरी। सिमोस बैटरी क्या होता है, कंप्यूटर में एक छोटा सा बैटरी होता है, इतना छोटा सा बैटरी होगा कंप्यूटर में, छोटा सा बैटरी होता है। उसका जो फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर बैटरी, ये फुल फॉर्म उसका सिमोस का हुआ। और इसका जो काम क्या है कि ये दोस्तों रोम को ये पावर सप्लाई देता है। जैसे कि कंप्यूटर आपने बंद कर दिया तो भी उसको पावर मिल रहा है, किसको, रोम को। और ये अगर ये बैटरी ख़राब हो गया, सिमोस बैटरी आपका ख़राब हो गया, तो आपका कंप्यूटर लैपटॉप में जो डेट और टाइम दिखता है, डेट और टाइम जो दिखता है वो आपका टाइम बिगड़ जाएगा। आपका टाइम आप कुछ भी अभी आप सेट कर दिए, उसके बाद आप कंप्यूटर बंद करके रख दीजिएगा, और जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करिएगा तो आपका टाइम जो है वो डिफ़ॉल्ट टाइम नहीं रहेगा, जो आपने सेट किया है वो नहीं रहेगा। टाइप ऑफ रोम देखते हैं दोस्तों, पहला है एम रोम, जिसको मास्क रोम बोलते हैं। इन दिस वी कैन ओनली रीड डाटा। तो दोस्तों रोम जो है सबसे पहले एम रोम आया था। तो इसमें जो हम डाटा को सिर्फ रीड कर सकते थे, उसमें हम पहले से प्रोग्राम होता था, हम उसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकते थे। और उसके बाद है दोस्तों पी रोम होता है। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से रहते हैं सिर्फ फुल फॉर्म से। उसके बाद है दोस्तों इसमें जो है डाटा राइट, मतलब डाटा हम राइट कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं, बस एक ही बार स्टोर कर सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इप रोम। इप रोम का होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। इप रोम होता है दोस्तों इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। तो इसमें क्या है दोस्तों, हम डाटा को रीराइट कर सकते हैं और इसमें हम डाटा को इरेज भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। लेकिन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के यूज करके हम डाटा को इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं इरेजेबिलिटी को। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आपका एक मेमोरी है, इस मेमोरी में आपका 10 GB डाटा है, 10 GB डाटा है। अब इसको आप अल्ट्रा वायलेट रेस्ट डिलीट करिएगा तो ये पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। ये नहीं कि आप चाहिएगा 2 GB मेरा डिलीट हो, ये नहीं, पूरा डाटा ही डिलीट कर देता है। इसलिए इसको हम कंट्रोल, यहाँ पर है कंट्रोल कैन नॉट कंट्रोल, मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इरेजिबिलिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसमें, इप रोम में। और इसका फुल फॉर्म मेन होता है दोस्तों इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम।
और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आया EEPROM। इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। डाटा को इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, और इरेजेबिलिटी है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम जितना भी चाहें डाटा हम उतना डिलीट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है कि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम से जो है महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है और फास्टर भी होता है। रैम जो है फास्टर होता है रोम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास थोड़ा लंबा हो गया, और जो नेक्स्ट क्लास दोस्तों आएगा उसे मैं अपना कम्युनिटी बॉक्स में अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट क्लास कब आने वाला है। और आपका जो फुल फॉर्म वाला वीडियो है, लास्ट वीडियो जो है, मैं कल सुबह में डालूंगा। कल सुबह 8 बजे तक मैं वो वीडियो डाल दूंगा। और ये दोस्तों मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप बेसिक से हल्का सा भी आपको जानकारी हो जाए, तो आपको जो भी आप ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अभी मैंने मेमोरी यूनिट करवाया, फंडामेंटल करवाया, आप जाके ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ा है। वैसे मैं कल मेमोरी यूनिट का 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप लोग खुद से देखिएगा कि उसमें मेरा कितना सही होता है। आप लोग पहले देखिएगा कि मेरा कितना सही होता है, और मैं जो है उसके बाद आंसर बताऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।